अस्सलाम वालेकुम। दिस इज लेक्चर नंबर सेकंड फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। और कल जो पोर्शन रह गया था वो हम आज कंप्लीट करेंगे। हम लोग बड़ा बेसिकली डिस्कस कर रहे थे होम्योस्टेसिस के बारे में और हमने कहा था कि इसकी 3 टाइप्स है और 3 कैटेगरीज है। अब ये कल के लेक्चर में हमने डिटेल में देख ली थी, लेकिन आज जो हमने स्टडी करना है वो ये है कि बेटा होम्योस्टेसिस जो है वो किस लेवल पे जाके मेंटेन किया जाता है। बेटा होम्योस्टेसिस को 2 लेवल पे मेंटेन करना होता है। एक पहला लेवल कौन सा होता है? सबसे छोटा लेवल, जिसको आप क्या नाम देंगे? सेलुलर लेवल। तो सबसे छोटा लेवल जो होता है वो बेटा वो सेलुलर लेवल होता है, उस लेवल पे जाके मेंटेन करना है। और जो दूसरा लेवल होता है उसको क्या नाम दिया जाएगा? ऑर्गेनिज्मिक लेवल। क्या नेम होगा? ऑर्गेनिज्मिक लेवल। तो बेटा जो दूसरा लेवल होगा उसको आप नाम देंगे ऑर्गेनिज्मिक लेवल, और दूसरा है जिस लेवल पे आपको मेंटेन करना है वो ये वाला लेवल आ जाएगा। ठीक है, सेलुलर लेवल एंड ऑर्गेनिज्मिक लेवल। इन लेवल के ऊपर जाके आपको इसको मेंटेन करना है। अब बेटा why we need to maintain the homeostasis at the cellular level and why we need to maintain it at the organismic level। देखें, सेल लेवल पे मेंटेन इसलिए जरूरी है क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको हम एक ही टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करना चाहें तो हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो सेलुलर लेवल पे इस वजह से मेंटेन करना है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे इस वजह से मेंटेन करना होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसमें बेसिक जो सिस्टम है वो है ऑर्गन सिस्टम। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपके ऑर्गन सिस्टम फेल हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों लेवल के ऊपर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। आपको सिर्फ उसको एक बार नज़र से गुजारना है। मैं ये नहीं कह रहा कि याद करना, मैं कह रहा हूँ नज़र से गुजारना है। अब वो उसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल की। ये देखिए सेल, ये भी सेल आ गया बेटा, ये भी सेल आ गया। अब सेल जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या बनता है बेटा? टिश्यू। और सेल्स के दरमियान में जो स्पेसेस होती है उनको क्या नाम देते हैं? इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, और उनके दरमियान में बेटा यहाँ पे जो फ्लूइड होगा ना उसको आप नाम देंगे IF का। क्या नाम दिया जाएगा? IF। IF स्टैंड्स फॉर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या नेम होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब बेटा मान लीजिए कि ये जो सेल है इस सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा है। ये पता क्या करेगा कि अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा IF के अंदर। IF के अंदर निकालने का बुनियादी मकसद यही होगा कि अपने अंदर जो है उसको मेंटेन करे। अंदर की जो स्टेट है सेल की, उस स्टेट को बेटा क्या करे? ये मेंटेन करे। इसी तरह से अगर इस सेल के अंदर पानी की कमी है तो IF से पानी किधर चला जाएगा? सेल के अंदर। लेकिन बुनियादी मकसद क्या है चीज़ों को अंदर और बाहर लेके जाने का? कि सेल जो है वो अपने अंदर स्टेट को क्या करने की कोशिश करे? मेंटेन। तो बेटा वो जब मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो ये किस लेवल पे हम देख रहे हैं? सेलुलर लेवल। इस तरह की जो मेंटेनेंस होगी बेटा ये सिंपल मैकेनिज्म के तरीके से होगी, और उस सिंपल मैकेनिज्म का नाम क्या होगा? डिफ्यूजन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बेटा सेलुलर लेवल पर जो चीज़ें बाहर और अंदर की तरफ जाती हैं और वहाँ पर मेंटेन किया जाता है साल्ट वगैरह के कंसनट्रेशन को, वो किस मैकेनिज्म के जरिए से होगी? डिफ्यूजन के जरिए से हो जाएगी। वेरी सिंपल। लेकिन ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे थोड़ा सा ट्रिकी रहता है क्योंकि ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बेटा। ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम पाया जाता है। और वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम क्या होता है? रिसेप्टर। दूसरे पार्ट का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर। और तीसरे पार्ट का नेम क्या होता है? इफेक्टर। ठीक है, तो 3 मेन पार्ट्स की हमने बात की है, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर और इफेक्टर। अब हमारे अंदर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक को नाम देते हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, और दूसरा बेटा होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमारे घरों में जो फ्रिज वगैरह होते हैं, फ्रीजर होते हैं बेटा, उनके अंदर आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। देखिए, आपको पता है कि आपने ऑब्जर्व तो किया होगा घर में जो फ्रीजर है आपके, वो समटाइम कूलिंग कर रहा होता है, लेकिन समटाइम वो कूलिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है ना। अब उसके पीछे का जो बुनियादी कारण है वो क्या होता है? या फिर अगर हम बात कर लेते हैं AC की, एयर कंडीशनर की, तो कुछ ऑटो होते हैं। अगर आप ऑटो मोड पे लगा दें तो टेम्परेचर अगर पूरा हो जाए 26 पूरा हो जाए, अगर 26 पे लगाया तो उसके बाद वो बंद हो जाता है, वो कूलिंग नहीं करता। अच्छा, कूलिंग करने के लिए कौन सी ऐसी गैस होती है जो इम्पोर्टेंट होती है उसके अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर या फिर AC के अंदर? जल्दी से बताइए। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
नहीं बेटा, कौन सी गैस होती है, जल्दी बोलिए। हीलियम नहीं बेटा, फ्यूरॉन। कौन सी गैस होती है, फ्यूरॉन। याद रखिएगा जो एसी की हवा ठंडी करता है बेटा वो कौन सी गैस करता है, फ्यूरॉन गैस, याद रखिएगा। फ्यूरॉन गैस जो है ये एसी में इस्तेमाल होती है और फ्रिज के अंदर भी। वो कहते हैं ना कि फ्रिज की गैस निकल के गैस दोबारा से करवानी पड़ेगी रिफिल, तो बेटा वो फ्यूरॉन गैस होती है, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो तो ऐसा एग्जॉस्ट के तौर पे निकल रही होती है उसमें से, लेकिन जो मेन फंक्शन गैस है वो यही रहती है, फ्यूरॉन गैस। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब वो घर में जो फ्रीजर है वो काम कैसे कर रहा है। पहली बात ये कि उसके ब्लॉक के अंदर क्या लगा होता है, थर्मामीटर। अब ये जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर, अब ये थर्मामीटर सबसे पहले क्या करेगा, टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। मान लीजिए मैंने फ्रिज जो है वो सेट करके रखी थी 15 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मैंने उसका टेम्परेचर लगाया था। लेकिन जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 12 पे जाएगा, इसको डिटेक्ट करेगा थर्मामीटर। थर्मामीटर डिटेक्ट करके टेम्परेचर को मैसेज इसको भेजेगा कोऑर्डिनेटर। किसको भेजेगा बेटा, कोऑर्डिनेटर को। तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो एक्सेप्टर होगा बेटा वो कौन होगा, थर्मामीटर। और कोऑर्डिनेटर बेटा कौन रहने वाला है, उसका मेन सिस्टम। मेन सिस्टम कोऑर्डिनेट का काम करेगा। और उसके बाद बेटा वो क्या देगा, यहाँ पर इफेक्टर होंगे जो कि रिस्पॉन्स शो करेंगे। और इस केस के अंदर बेटा जो इफेक्टर होगा वो कौन सी गैस रहने वाली है, फ्यूरॉन गैस, जो उसको टेम्परेचर को बढ़ा देगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे यानी कि सॉरी टेम्परेचर जैसे कम हो जाएगा, यानी कि जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, टारगेट के अचीव होते ही सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि टारगेट अचीव हुआ, सिस्टम बंद कर दिया। तो ये जो है इसको नाम देते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्या नाम दिया जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म। बेटा ये जितने भी सिस्टम होंगे दैट विल वर्क ऑन द बेस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म की बेस पे काम करने वाला है। और दोबारा से इधर आ जाइए, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, ये क्लास 10 में पढ़ा था आपने। पहली बात, हमारे रिसेप्टर के तौर पे कौन काम करते हैं, हमारी स्किन या रिसेप्टर ऑर्गन्स, जैसे कि आईज रिसेप्टर का काम कर रही हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। एयर सुनने का काम करते हैं, स्किन महसूस करवा रही है आपको, है ना। तो ये आपके रिसेप्टर ऑर्गन है। रिसेप्टर ऑर्गन किसको भेजेंगे पैगाम, कोऑर्डिनेटर को। और कोऑर्डिनेटर क्या शो करेगा, इफेक्टर। इफेक्टर को मैसेज भेजेगा और इफेक्टर क्या शो करेंगे बेटा, रिस्पॉन्स। और बेटा ये जो रिस्पॉन्स वाला मैकेनिज्म होगा इसको कंट्रोल किसके तरीके से किया जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म, मान लीजिए मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है A+B, ये मेरे पास है रिएक्टेंट। इनके मिलने से एक प्रोडक्ट बन रहा है और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, C। प्रोडक्ट का नाम क्या है, C। अब मान लो ये जो प्रोडक्ट है, अगर इस केमिकल रिएक्शन को इसी केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट कंट्रोल करे, तो ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा रिएक्शन जिसको उसी रिएक्शन का प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहा होता है, उस मैकेनिज्म को या उस रिएक्शन को आप नाम देंगे फीडबैक मैकेनिज्म। समझाई बात, आप कहते हैं ना फीडबैक, बच्चे का फीडबैक कैसा है, तो फीडबैक जो है, जो रिजल्ट है वो कंट्रोल करेगा आपको। इसी तरह से फीडबैक मैकेनिज्म आप इसी को कहेंगे। दो रिएक्टेंट, अब उन रिएक्टेंट ने मजीद रिएक्शन देना है या नहीं देना, वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पर। किस पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पर। समझा की बात। जैसे कि एक बच्चा है, उसको उसकी माता जी जो है वो टेलीफोन दे रही हैं, टीवी देखने के लिए दे रही है, मोबाइल दे रही हैं। अभी उसका फीडबैक लेने के लिए आया, प्रोडक्ट क्या निकला, प्रोडक्ट में बेटा वो फेल हो गया है। अभी उसका फेल होना डिपेंड करेगा कि उसको ये चीज़ें देनी है या फिर नहीं देनी। तो प्रोडक्ट ने डिसाइड किया कि अब उसको दोबारा से वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको नाम देंगे फीडबैक। अब एक और सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। दो तरह के फीडबैक होते हैं, एक को नाम दिया जाएगा पॉजिटिव, एक को नाम देंगे नेगेटिव। बेटा यहाँ पर हमारे से एमसीक्यू पूछ रहा है, एमसीक्यू ये पूछ जाएगा कि हमारी बॉडी में कौन सा मैकेनिज्म होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आपने कहना है कि हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर मैकेनिज्म होता है वो कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, हमारी बॉडी में ज़्यादातर मैकेनिज्म जो रिएक्शन है वो किस मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल होंगे, नेगेटिव फीडबैक के जरिए से। क्या पॉजिटिव फीडबैक नहीं हमारी बॉडी में होता है। मान लीजिए एक बेबी है जिसकी अभी बर्थ हुई है, जब वो अपनी मदर की बॉडी से जो मिल्क है उसको सक करने की कोशिश करेगा, तो बेटा वो जितना ज़्यादा मिल्क पीने की कोशिश करेगा उतनी ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा वो पिएगा उतना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी जब बढ़ेगी उसको क्या नाम दिया जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाएगी उसको क्या नाम देंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे कि मुझे देखिए,
अभी टेम्परेचर जो है देखें, अभी स्वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है लेकिन मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, इसको नाम क्या दिया जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो मैकेनिज्म है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही कहेंगे हमारी बॉडी में सिर्फ नेगेटिव हो रहा है, हमारी बॉडी में दोनों ही हो रहे हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव, लेकिन कॉमनली कौन से हो रहे होंगे, नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो बेटा होम्योस्टेसिस को ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे किस मैकेनिज्म के जरिए से कंट्रोल किया जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर बेटा वो क्या रहने वाला है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रहने वाला है। इज इट क्लियर? कोई क्लियर नहीं आता, पक्की बात है? तो देखो ओके, अब हम बेटा चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। अगला लेक्चर जो है वो हमारे पास है, बेटा टॉपिक नेम देख के बताइए, ऑस्मो रेगुलेशन से रेलेवेंट होना चाहिए। क्या है, वाटर रिलेशन ऑफ सेल, यानी कि हमने ऑस्मो रेगुलेशन को ही देखना है सेल के लेवल के ऊपर कि कैसे होगा। बेटा दिखने में ये टॉपिक जो है छोटा सा लग रहा है और क्लास 9 के अंदर कुछ बच्चों ने अच्छे से समझा भी होगा, मे भी उन्हें आता भी हो, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी, थोड़ी सी चेंज करवाएंगे हम, देखिएगा कैसे। मान लीजिए हमने पानी लिया, ये नहर वाला, इस बेकर के अंदर हमने कौन सा पानी ले लिया, नहर वाला पानी ले लिया। अब नहर वाले पानी की हम लेंगे तो नहर वाले पानी में नम क्या ज़्यादा होते हैं, समुद्र वाले में। तो नहर वाले पानी के अंदर साल्ट्स क्या रहने वाले हैं, कम। अगर इसमें साल्ट्स कम रहने वाले हैं तो इसका मतलब इसमें वाटर क्या रहने वाला है, ज़्यादा। साल्ट्स कम और वाटर क्या रहने वाला है, ज़्यादा। बेटा साल्ट का मतलब क्या होता है, सल्यूट, और वाटर का मतलब क्या होता है, साल्ट का मतलब क्या होता है, सल्यूट, वाटर का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पानी के अंदर सल्यूट क्या होगा, कम। बेटा जब मैं एक सेल इसके अंदर प्लेस करूंगा, अब देखिए जब बाहर सल्यूट कम है तो अंदर सल्यूट क्या होगा, ज़्यादा। तो पानी ऑस्मोसिस क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लो सल्यूट कंसंट्रेशन एरिया टुवर्ड्स हाई सल्यूट कंसंट्रेशन एरिया, उसको क्या नाम देंगे, ऑस्मोसिस। तो पानी लो सल्यूट से हाई सल्यूट किधर जाएगा, सेल के अंदर, और जब पानी बेटा सेल के अंदर की तरफ जाता जाएगा तो सेल के अंदर पानी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड। सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड। ये चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पर सेल हो गया टर्जिड। ये अभी सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, टर्जिड हो गया सेल। आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने पानी लिया बेटा समुद्र, अब उसके अंदर साल्ट्स क्या होते हैं बच्चे, ज़्यादा। अगर इसमें साल्ट्स ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब इसमें वाटर क्या होगा, कम। अगर साल्ट्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सल्यूट क्या होगा, ज़्यादा। अगर मैं एक सेल को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो क्या रिएक्शन होगा, बाहर साल्ट सल्यूट है ज़्यादा, अंदर सल्यूट है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, लो सल्यूट से हाई सल्यूट। तो पानी अंदर से बाहर किस मैकेनिज्म के जरिए से, ऑस्मोसिस। और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। क्या हो गया, श्रिंक। या फिर दूसरे केसेस में अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 14, इसको हमने क्या नाम दिया था, प्लाज्मोलाइसिस। क्या नाम दिया था, या डी प्लाज्मोलाइसिस, कुछ याद आ रही है चीज़ें, या प्लाज्मोलाइज्ड सेल, व्हाटएवर, किसी को याद है कुछ? देखिए उल्लू, सारे के सारे ही उल्लू। मैंने कहा था कि छुट्टियों में जो टाइम है वो ज़ाया मत करते हैं। बकरा खाने से फुर्सत मिलेगी तो फिर है, वही तो मैं कह रहा हूँ। चले इधर देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास एक इन्वायरमेंट है, उसमें हमने सेल प्लेस किया हुआ है, लेकिन जितना सल्यूट सेल से बाहर है उतना ही सल्यूट क्या है, सेल से अंदर। ठीक है, जितना बाहर है उतना ही क्या है, अंदर। तो मुझे बताइए कि पानी मूव कर पाएगा किसी तरफ, नहीं मूव कर पाएगा, गलत हो गया। पानी मूव करेगा, 100% करेगा। पानी बाहर से अंदर भी जाएगा
और अंदर से बाहर भी जाएगा, लेकिन उनका जो नेट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फ्लो क्या होगा, जीरो। याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे गलती हो जाती है। नेट फ्लो जीरो आएगा, वैसे जीरो नहीं है, नेट फ्लो जीरो आएगा इसका। अब बेटा हम इसको बारी बारी समझते हैं, ये कौन सा एनवायरनमेंट। बेटा ये जो इन्वायरमेंट है इसको नाम देंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। इसको नाम दिया जाएगा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। इसको नाम दिया जाएगा आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। बेटा ये जो ओस्मोरेगुलेशन है ना, ये लफ्ज़ बिलोंग करता है ओस्मोलैरिटी से। कहाँ से बिलोंग करेगा, ओस्मोलैरिटी से। ओस्मोलैरिटी किसको कहते हैं, सेल के अंदर जब हम दो चीज़ों के बारे में बात करें, वाटर और साल्ट के बारे में बात की जाए, तो बेटा वो किसके अंदर आती है, ओस्मोलैरिटी के अंदर। अब यहाँ पे देखिए हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें साल्ट कम होता है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, जिसमें साल्ट क्या होगा, ज़्यादा। आइसो का मतलब सेम, जितना बाहर उतना अंदर। क्या फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। किस तरफ फ्लो करेगा, दोनों सिमटों में फ्लो करेगा, लेकिन नेट फ्लो क्या होगा, जीरो। अब बेटा अब इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन कैसे बनानी है, देखिए बाहर वाला एनवायरनमेंट जो है उसमें साल्ट्स कम है। इधर देखो, एक मिनट फ्लो छोड़ो। बाहर वाले में साल्ट्स कम है, तो वो कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, डाइल्यूट। और अंदर वाले में साल्ट ज़्यादा, तो वो कौन सा है, कंसंट्रेटेड। तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा, द मोर कंसंट्रेटेड इंटरनल इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। The more concentrated internal environment as compared to external environment of cell, उसको क्या नाम देंगे, हाइपोटोनिक environment। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको देखिए, a dilute solution as compared to cell concentration। बेटा जितनी मर्जी को आपको डेफिनेशन निकाल के दें, आपको कंसेप्ट पता है तो आप यकीनन सही पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने कहा डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन, यानी कि बाहर वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट है, अंदर वाला डाइल्यूट नहीं है। दूसरे अल्फाज में द मोर कंसंट्रेटेड कौन सा इन्वायरमेंट, द मोर कंसंट्रेटेड इंटरनल इन्वायरमेंट। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि मैंने एक बच्चे को डेफिनेशन लिख के दिया, आपको सीनियर में से मैंने कहा कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट टू हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट टू हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो बताइए बेटा ये क्या है, व्हाट इज दिस? It is a hypotonic, hypertonic, isotonic, and none of these. Movement of water from hypotonic towards hypertonic. Hypotonic, hypertonic, isotonic. तो कि none of these, कोई भी नहीं आएगा। अब बच्चे यहाँ पे देख रहे थे कि सर ये क्या बात होगी यार, ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से पानी हाइपर में जा रहा है, हाइपो भी हाइपर से जा रहा है। बात कुछ बन रही है क्या, बन रही है बात? किसी के माइंड में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा हो, गिर के बादाम खा के आया हुआ है, अरे किसका चल रहा है, उसको छोड़ो कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, ये लिखा है। तो इट इज इंक्लूडेड इन हाइपो, हाइपर, आइसो, नन। हाइपो नन, ये हाइपो क्यों बोल रहे हैं, इसलिए हाइपो सुन लेते हैं एक बार, बताइए क्यों बोल रहे हैं ऐसे? कोई रीजन, कोई लॉजिक है कि वैसे है लॉजिक? माइंड में बस है आ गया कि हाइपो बोलना है, हाइपो बोल दिया। और के बच्चे जो लॉजिक के साथ बोले, अच्छा नन वाला के बच्चा लॉजिक के साथ बोल दे, यस। उसमें ऑस्मोसिस हो रही है, हाइपोटोनिक में कम साल्ट कंसंट्रेशन होती है और हाइपोटोनिक में ज़्यादा होती है। तो जब उस वाले एनवायरनमेंट से इस वाले एनवायरनमेंट में जाएंगे तो ऑस्मोसिस ही होगी। लड़का लड़की बड़े होंगे, शादी तो होगी।
नहीं बात कीजिए ना, ऑस्मोसिस तो होनी है। हम आपसे पूछ कुछ छोड़ रहे हैं, आप हमें कुछ और बता रहे हैं। इधर इधर देखिए गौर से बेटा, सुनिए गौर से। ये एग्जाम्पल किसकी है अभी निकाल लेते हैं, मैंने भी नहीं सोचा किसकी है, देख लेते हैं इधर देखिए। यहाँ पर सल्यूट क्या है बेटा? कम। अगर यहाँ पर सल्यूट कम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा? अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है, अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो कौन सा एनवायरनमेंट है? हाइपोटोनिक। ठीक है। और पानी अगर कम है तो कौन सा है? तो मुझे बताओ किस में हम ज़्यादा पानी से कम की तरफ जा रहे हैं, इसमें कि इसमें? पानी किधर से किधर जा रहा है? इधर देखो, यहाँ पर पानी जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है ना। जब बाहर से अंदर आ रहा है तो बाहर कौन सा एनवायरनमेंट है? बाहर है हाइपो, अंदर कौन सा है? हाइपर। तो पानी हाइपो से हाइपर में आ रहा है, किसमें आ रहा है? हाइपोटोनिक में आ रहा है। वेरी गुड। अगर किसी के माइंड में ये चीज़ आई थी तो बहुत बढ़िया है। तो जैसे मर्जी वो डेफिनेशन बना के देगा आपको, वो यही तो ट्रिक है बाबा जी, इसी को तो आपने देखना है, समझाइए। कभी कभी साल्ट से पूछ लेंगे, कभी कभी वाटर से पूछ लेंगे। आपका दिमाग इतना हाई फाई जाना चाहिए, आप हर चीज़ को लेके चलें अपने साथ, समझ आ गया? तो आपके माइंड में ये चीज़ें आनी चाहिए, ये कैसे हो रही है, समझाइए बात। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, बात खत्म करेंगे। यहाँ पे हाइपो से हाइपर जा रहे हैं, यहाँ से चेंज हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा? बताओ। सेम नहीं है यार, रोज से देखो।